बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है एलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम बॉडी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है। आपके पास हाइड्रोफोबिक है और हाइड्रोफोबिसिटी की वजह से आपके पास जो ड्रग्स हैं वो वहाँ पर। इसके बाद आपके पास ये डायग्राम है हाइड्रोफोबिक ड्रग की और हाइड्रोफिलिक ड्रग की। आपके पास यहाँ पर हेड्स हैं और यहाँ पर टेल्स मौजूद हैं। आपके पास हेड स्ट्रक्चर क्या होगा? हेड स्ट्रक्चर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। हाँ जी, हेड स्ट्रक्चर कैसा है? अच्छा जी, इसके हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर्स की वजह से हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो हाइड्रोफोबिक भी होगी और हाइड्रोफिलिक भी होंगी। ऑर्गन्स ऑफ मेटाबॉलिज्म हमारे पास कैसे हैं? आपके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, आपको पता है अभी हमने डिस्कस भी कि स्किन आपके पास आप देखते हैं, स्किन भी जो है पसीना जब आता है आपको स्किन से के जरिए आता है, तो स्किन आपके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, लिवर है, रेक्टम है, लंग्स हैं आपके पास जो आप देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट कर रहे हैं, किडनीज हैं एज यू नो कि यूरिन को एक्सक्रीट कर रही हैं। आपके पास फेज 2 है, क्या कर रही है? कॉन्जुगेशन करा रही है, कॉम्बिनेशन करा रही है नॉन पोलर का पोलर के साथ ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट बट सिंगल फेज मेटाबॉलिज्म आल्सो एग्जिस्ट। लेकिन कहीं कहीं सिर्फ फेज 1 या सिंगल फेज मेटाबॉलिज्म भी होती है। फेज 2 में तब जाएगी जब उसने आपके पास आपको कॉन्जुगेशन कराना होगा अगर उसको ज़रूरत होगी, अदरवाइज फेज 1 से ही वो काम चला लेगी। फेज 1 क्या है? फेज 1 में कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं आपके पास? इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? कहाँ चला गया इसका एरो? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, यहाँ पर आपके पास गेन ऑफ ऑक्सीजन है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन है। रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोलिसिस क्या है? ऑफ एक्सोजेनस मॉलिक्यूल यानी कि वाटर की प्रेजेंस में आपके पास रिएक्शंस होंगे, उनको हम हाइड्रोलिसिस कहेंगे। These reactions are accomplished by hepatic microsomal enzymes. Very very important। आगे जो हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो रिएक्शंस करवाने हैं फेज 1 में वो किसकी मदद से होंगे? हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम्स। हेपेटिक किसको कहते हैं? लिवर के एंजाइम्स हैं विच रिसाइड कहाँ होंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ हिपेटोसाइट्स। लिवर के सेल्स का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके अंदर एंजाइम्स होंगे। वो क्या करेंगे? वो फेज 1 के रिएक्शंस को कैरी करेंगे। बेस्ट नोन अमंग देम इज द साइटोक्रोम P450 सिस्टम whose enzymes are predominantly involved in oxidative metabolism। क्या है? कौन सा एंजाइम सबसे ज्यादा वर्क करे? नाम आपने बहुत दफा सुना होगा। P450 सिस्टम है जिसके एंजाइम्स आपके पास ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। फेज 2 है हमारे पास। इसमें क्या है? हमने कॉन्जुगेशन पढ़ा था। कॉन्जुगेशन क्या कि आपके पास दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन। दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन में क्या आएगा यहाँ पर? पोलर और नॉन पोलर। फेज 2 कंसिस्ट्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग ऑफ पोलर ग्रुप्स टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स to render them water soluble and allow renal और biliary excretion। क्या है यहाँ पर? फेज 2 में आपके पास बॉन्डिंग होगी, कॉन्जुगेशन होगा। किसका कॉन्जुगेशन होगा? पोलर और नॉन पोलर का कॉन्जुगेशन होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें वाटर सॉल्युबल बनाना है और वाटर सॉल्युबल बनाकर उन्हें रीनल और बाइलरी एक्सक्रीशन के थ्रू। रीनल किसको कहते हैं? किडनी। बाइलरी मतलब लिवर के थ्रू जो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट बनाते हुए आपके पास एक्सक्रीशन करेंगे। रीनल मतलब यूरिन के जरिए, बाइलरी मतलब फीसिस के जरिए। टारगेट मॉलिक्यूल्स यानी कि आपके पास जो ड्रग आपने जिसको मॉडिफाई करना है एंटर फेज 2 डायरेक्टली और थ्रू इनिशियल प्रोसेसिंग थ्रू फेज 1। हो सकता है वो डायरेक्टली आपके पास फेज 2 में एंटर हो जाए ताकि कॉन्जुगेशन कर ले, अपने आप को मॉडिफाई कर ले, पोलर और नॉन पोलर मिक्स होकर आपके पास जो वाटर सॉल्युबल बन जाए वो, और इससे वो एलिमिनेट हो। डिपेंड ऑन द ड्रग जो कि आपके पास एलिमिनेट होनी है। और थ्रू इनिशियल प्रोसेसिंग थ्रू फेज 1, और हो सकता है कि वो पहले फेज 1 में जाए यानी कि वहाँ पर आपके पास मॉडिफिकेशन हो, फिर वो फेज 2 में जाए। अ वैरायटी ऑफ पोलर एडजुकेंट्स इज ट्रांसफर इंक्लूडिंग अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोयूरोनिक एसिड, ग्लूटाथायोन एसीटेट एंड सल्फेट। और आपके पास क्या है?
आपके पास ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ये पोलर मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है आपकी ड्रग के साथ मिले, क्या करने के लिए, अपनी नॉन पोलर ड्रग के साथ मिले उसे पोलर बनाने के लिए। ग्लूकोयूरोनिडेशन इज वन ऑफ द मेजर पाथवेज ऑफ फेज 2 बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ग्लूकोयूरोनिडेशन मतलब आपके पास ग्लूकोज की जो एंट्री है या उसका एग्जिट है आपका, वो भी बहुत मेजर पाथवे है। तो यूडीपी ग्लूकोयूरोनोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम है, फैमिली परफॉर्म्स दिस एक्टिविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, राइट। ये आपके पास एंजाइम्स हैं और ये पाथवेज हैं जो आपका फेज 2 में हेल्प करे हैं। उसके बाद आपके पास ड्रग नॉन पोलर थी, वो कहाँ गई आपके पास, वो गई पोलर, नॉन पोलर थी, फेज 1 से गुजरी तो पोलर हो गई, फेज 2 से गुजरी तो कॉन्जुगेटेड ड्रग बन गई और फिर वो आपके पास एक्सक्लूडेड हो गई। सबसे पहले नॉन पोलर ड्रग थी, आपके पास फेज 1 से गुजरकर वो पोलर बन गई, फेज 2 से गुजरकर तो वो कॉन्जुगेटेड बन गई। हाँ जी, वो इसके बाद बॉडी से एक्सक्रीट हो गई। ड्रग एलिमिनेशन इन द, वेट अ मिनट, अच्छा जी, ड्रग एलिमिनेशन इन द यूरिन आपके पास क्या है कि ऑब्वियसली किडनीज के थ्रू यूरिन जो आपके पास एक्सक्रीशन होगी किडनीज के थ्रू होगी, और आपके पास टू बी एक्सटेंसिवली एक्सक्रीटेड इन द यूरिन अ ड्रग और मेटाबोलाइज्ड मस्ट बी वाटर सॉलेबल। जब उस यूरिन से एक्सक्रीट होना है, आपको पता है कि कोई भी सॉलिड पार्टिकल यूरिन में मौजूद नहीं होता, ऑल ड्रग्स आर वाटर सॉलेबलाइज्ड आपके पास होते हैं। और आपको पता है, ये बात मैं बता चुकी हूँ कि जो वाटर सॉलेबल होती है वो क्या होती है, बाउंडेड फॉर्म नहीं होती है, वो अनबाउंड फॉर्म होती है, वो अनअल्टर्ड फॉर्म होती है, एज इट इज ड्रग की एलिमिनेट हो रही होती है। एंड डेफिनेटली yes it is, and must not be bound tightly to proteins in the bloodstream. The acidity of urine, which is affected by diet, drugs and kidney disorders, very very important thing. The acidity of urine किस वजह से हुई है, डाइट की वजह से, ड्रग्स की वजह से, किडनी डिसऑर्डर्स की वजह से, कैन अफेक्ट द रेट एट विच किडनीज एक्सक्रीट सम ड्रग्स। समझ आ गई बात की, किस चीज़ को, अगर आपकी यूरिन एसिडिटी है तो वो किस वजह से हो रही है, आपकी किडनी डिसऑर्डर्स की वजह से, और वो आपकी एलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स को यूरिन से वो अफेक्ट करेगी। इन द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग विद सम ड्रग्स द एसिडिटी ऑफ द यूरिन इज चेंज बाय गिविंग एंटासिड्स such as sodium bicarbonate or acidic substances such as ammonium chloride to speed up the excretion of the drug. अगर आपकी बॉडी में पॉइजन, ड्रग्स से पॉइजनिंग हो गई है तो आपको ऐसी मेडिसिन दी जाएगी जो यूरिन की एसिडिटी को चेंज कर देगी, और उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग, वो पॉइजन ड्रग जो है वो यूरिन में एब्जॉर्ब होती चली जाएगी, वाटर में एब्जॉर्ब होती चली जाएगी, और इससे जल्दी से एक्सक्रीट हो जाएगी बॉडी से। Kidneys ability to excrete drugs, the kidneys ability to excrete drugs also depend on urine flow. कैसा यूरिन फ्लो है, ब्लड फ्लो थ्रू द किडनीज, किडनीज की हालत कैसी है आपके पास, और कंडीशंस ऑफ द किडनीज आपके पास कैसे, इनका मरीज भी है इन चीज़ों का, तो उससे भी क्या होगा कि उसका जो है किडनी फंक्शन इंप्योर हो जाएगा। हाँ जी बाबर जल्दी बताएं। अच्छा, कि ड्रग्स आपके पास क्या है, एलिमिनेट हो रही हैं लिवर में, और लिवर में अनचेंज है तो मतलब इसका मतलब इसको अल्टर करने की ज़रूरत थी ही नहीं। अगर आपकी ड्रग ऐसी थी जिसको ऑब्वियसली लिवर ने भी जो है अगर एलिमिनेट करना है तो इसको मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, चाहे वो आपके पास किडनीज हो, चाहे वो कोई भी पार्ट हो। अगर आपके पास ऐसी ड्रग है जिसने अनचेंज रहना है तो उसे अनचेंज निकलना है तो वो उसे क्यों मेटाबोलाइज करेगा, सिर्फ उसी ड्रग को मेटाबोलाइज करेगा जिसकी ज़रूरत है, और वो हम बात कर चुके हैं, वो आपके पास ड्रग्स होगी हाइड्रोफोबिक ड्रग्स। हाइड्रोफिलिक ड्रग्स एज इट इज बॉडी से एलिमिनेट होंगी। इन बोथ सिनेरियोज द बाइल दैट एंटर्स द डाइजेस्टिव सिस्टम, चाहे अनचेंज ड्रग बाइल के अंदर हो, चाहे चेंजिंग से आई हुई ड्रग हो, दोनों ने बाइल का पार्ट बनना है और डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट बन जाना है। From there, drugs are either eliminated in feces or reabsorbed into the bloodstream and then recycled. हो सकता है कि वो फीसिस के जरिए डायरेक्ट निकल जाए, हो सकता है उसके अंदर कोई पॉजिटिव एलिमेंट अभी भी मौजूद हो तभी वो रीअब्सॉर्ब हो। इफ द लिवर इज नॉट फंक्शनिंग नॉर्मली, द डोजेज ऑफ अ ड्रग दैट इज एलिमिनेटेड प्राइमरीली बाय मेटाबॉलिज्म इन द लिवर मे नीड टू बी एडजस्टेड। क्या बात है, लिवर फंक्शनिंग नहीं है, सपोज हेपेटाइटिस सी ही है उसे,
तो क्या है, ड्रग की डोजेज अफेक्ट आपको देखना है कि कितनी ड्रग की डोजेज जा रही है बॉडी में, क्योंकि ड्रग की डोजेज अब आपको नॉर्मलाइज करनी है, क्योंकि लिवर तो मेटाबॉलिज्म का काम कर ही नहीं रहा है, इसलिए आपको जो है वो ड्रग की डोजेज को एडजस्ट करना पड़ेगा। हाउएवर देयर आर नो सिंपल वेज टू एस्टिमेट हाउ वेल द लिवर विल मेटाबोलाइज ड्रग्स लाइक देयर आर फॉर किडनी फंक्शन। हम इस चीज़ को मतलब एस्टिमेट नहीं कर सकते। लास्ट स्लाइड है हमारे पास, अदर फॉर्म्स ऑफ ड्रग एलिमिनेशन, ये बात हम देख चुके हैं। वो क्या है, यूरिन, टीयर्स। हाँ, टीयर्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी चखना, हेपेटाइटिस वाले के टीयर्स चखना, ठीक है। किसी जो है, किसी रोते हुए बच्चे के टीयर्स चखना सुन लो, हाँ ठीक है। एमएलटी वालों को क्या, सही है, तुम लोग ही पार्ट बन जाना उसका। पर्सपायरेशन का मतलब होता है पसीना आना, स्लाइवा, रेस्पायरेशन, मिल्क, फीसिस, बाइल, ये बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। उसमें आपके पास मोस्ट ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड इन स्मॉल अमाउंट्स, द एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स इन ब्रेस्ट मिल्क, अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स इन ब्रेस्ट मिल्क सिग्निफिकेंट ओनली बिकॉज द ड्रग में अफेक्ट द ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट। आपको पता है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर को ड्रग्स से अवॉइड करवाया जाता है, क्यों? क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट जो होगा वो इन्फेक्ट होगा उससे। आपके देखें, अगर मदर बीमार भी है, सपोज से उसको फीवर भी है, तब वो ड्रग्स लेने से अवॉइड करती है, क्यों? क्योंकि उसके ब्रेस्ट फीडिंग से जो है वो ही दवाई बच्चे के अंदर भी जा रही है। एक्सक्रीशन, और ख़ासकर हो सकता है कि वो एक्सक्रीटरी फॉर्म में जा रही हो, और हो भी सकता है कि वो आपके पास एक पॉजिटिव फॉर्म में भी जा रही है। एक्सक्रीशन इन इनहेल्ड एयर इज द मेन वे दैट इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स आर एलिमिनेटेड। आपके पास क्या है, जो इनहेल्ड एयर है वहाँ पर भी आपके पास क्या है कि एलिमिनेशन होती है उससे। हाँ जी, ये रूट्स ऑफ ड्रग एलिमिनेशन है आपके पास। आपको पता है कि ये हमने सिस्टमिक सर्कुलेशन देखा है, ब्रेथ देखी है, ब्रेस्ट मिल्क है, यूरिन है, स्वेट है, बाइल है और फीसिस है आपके पास।